दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से आपको इम्पोर्टेंट एक टॉपिक थ्रोट से गला गला में अधिकांश पेशेंट का कुछ ना कुछ सिम्टम, चाहे गला में खराश होना, गला का आवाज़ अब चेंज हो जाना, खाना खाने में दिक्कत होना, निगलने में दिक्कत होना, तो ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम आती रहती है। इसको हम लोग आज देखते हैं थ्रोट इन्फ्लामेशन या फिर फेरेंजाइटिस, इसी को बोलते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग लास्ट तक डील करते हैं। सबसे पहला चीज़, फेरिंग्स थ्रोट को ही कहते हैं, यानी कि थ्रोट का दूसरा नाम फेरिंग्स होता है। ये फेरिंग्स होता कहाँ है? जैसा कि ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये नोज है, नेरिस का एरिया, यहाँ पर नेजल सेप्टम समाप्त होती है, फिर यहाँ पर नेजल कैविटी समाप्त हो जाती है यहाँ से, तो यहाँ से ले करके और ये इब्यूला है, पायलेट उब्यूला, इब्यूला के सामने तक, इसको नेजोफेरिंग्स कहा जाता है। फिर ये टंग हो गया, और सामने में जो दिखाई देता है ना, इसको हम लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और उसके नीचे जो होता है, जहाँ तक ये ट्रेकिया है, ये ऑसोफेगस है। ट्रेकिया आगे होता है, ऑसोफेगस पीछे होता है, उसके पीछे वर्टिब्रा होता है। यहाँ तक के एरिया को क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। इस तीनों में नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, तीनों में ओरोफेरिंग्स का एरिया बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? इसके पीछे रीजन है। नेजोफेरिंग्स सिर्फ नोज के लिए होता है, ओरोफेरिंग्स कॉमनेस्ट पाथवे होता है, लैरिंगोफेरिंग्स भी कॉमनेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर एरिया कवर करता है ये ट्रैकिया और लैरिंग्स के पार्ट। तो इसलिए इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो कैनाल का जो पार्ट हो गया ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं। अब इस फेरिंग्स में देखते क्या है कि एंटीरियर पार्ट में तो चलो ये ओपनिंग है, यहाँ ओव्यूला है, यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ पे टंग है, यहाँ पे हायोइड बोन वगैरह हो गया, लेकिन मेनली जो थ्रोट का जो लेयर जो होती है वह क्या होती है? लेटरल और पोस्टीरियर। मेनली जो थ्रोट का जो मेन एरिया जो होती है वो लेटरल पोस्टीरियर होता है। आगे में तो ओपनिंग है, देखो यहाँ भी ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है, और यहाँ पे बोन वगैरह होंगे। तो लेटरल और पोस्टीरियर, तो यहाँ पर क्या होती है कि जो सबसे इनर लाइनिंग जो होती है वह हो गया म्यूकस लाइनिंग, है ना। उसके बाद होता है सब म्यूकोसा लाइनिंग, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लाइनिंग। उसके बाद मस्कुलर इस लेयर होता है, फासिया होता है, मसल्स का लेयर होता है, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। दो मसल्स होता है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल। खाना निगलने में हेल्प करता है कौन? सर्कुलर मसल्स, है ना। और मूवमेंट में भी हेल्प करता है कौन? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो मेनली यहाँ पर दोनों मसल्स का यूज अलग अलग है ना। एक निगलने में भी हेल्प करता है, एक मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह से खैर ये स्ट्रक्चर बनता है। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक यह है कि यहाँ से लेकर नेजोफेरिंग्स से लेकर के लैरिंगोफेरिंग्स तक के एरिया के वाल में, वाल तो ही ना हो गया, इस वाल में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन वर्ड आया है इन्फ्लामेबल से, इन्फ्लामेबल मतलब ज्वलन से आया है, जलन से आता है। तो मतलब कि एक मैकेनिज्म है जो एक डिफेंसिव प्रोसेस होती है, और उस डिफेंसिव प्रोसेस होते समय वहाँ पे कुछ सिम्टम अपेयर होती है। तो फेरिंग्स में जब इन्फ्लामेशन होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेरिंजाइटिस। तो इसमें इन्फ्लामेशन कहाँ होगी? इसका जो टिश्यू होगा, इस टिश्यू के लेयर में इन्फ्लामेशन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेरिंजाइटिस कहते हैं। यह फेरिंजाइटिस दो टाइप का होगा, एक्यूट फेरिंजाइटिस, क्रोनिक फेरिंजाइटिस। ज़्यादातर केस में एक्यूट फेरिंजाइटिस ही होता है। हाँ, एक्यूट फेरिंजाइटिस किसको बोलते हैं? एजेंट के एक्सपोजर करने के बाद
जो सडन इंटेंसिटी, सडन एक्सपोजर, सडन एंड हाई इंटेंसिटी से जब सिम्टम अपीयर होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपीयर होती है, उस तरह के इन्फ्लामेशन को एक्यूट फेरेंजाइटिस कहते हैं। दूसरा क्रोनिक फेरेंजाइटिस, एजेंट एक्सपोजर के बाद स्लो लो इंटेंसिटी से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब इन्फ्लामेशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक फेरेंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इटियोलॉजी। फेरेंजाइटिस का सबसे कॉमन क्या क्या इटियोलॉजी कॉमनेस्ट आता है? सबसे कॉमनेस्ट इटियोलॉजी अगर देखते हैं हम लोग तो वह होता है कोल्ड एयर। कोल्ड एयर, कोल्ड ठंड के मौसम में या कोल्ड एयर या माउथ ब्रीदिंग के कारण भी ज़्यादातर क्या होती है कि जो कोल्ड एयर से बहुत सारे यहाँ का जो लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं वह सब कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और बैक्टीरिया इस पे क्या करता है, डायरेक्ट अटैक कर जाता है। तो कोल्ड के कारण ब्लड वेसल्स में सिकुड़ापन होती है, ब्लड कैपिलरी कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, लिम्फ वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, जिसके कारण कोई भी बैक्टीरिया आसानी से अटैक करता है। तो फेरेंजाइटिस का सबसे कॉमन इटियोलॉजी में कोल्ड एयर आता है। दूसरा है पॉल्यूटेड एयर। बहुत सारे एयर में पॉल्यूशन होती है, उसमें बहुत सारे खराब केमिकल भी होते हैं, उस केमिकल के कारण भी थ्रोट में इरिटेशन होते रहती है और उसकी वजह से बार बार वो केमिकल के एक्सपोजर के कारण, इरिटेशन होने के कारण इसमें इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं फिर स्मोकिंग वगैरह, चाहे कोई भी स्मोकिंग है, इसमें भी इन्फ्लामेशन की चांसेस होता है। नेक्स्ट आते हैं फिर कोई फिजिकल एजेंट वगैरह हो गया, जैसे मान लें सपोज दैट राइस ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज दैट राइस ट्यूब इंसर्ट जब करते हैं उस केस में, ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे उस कंडीशन में, इंडोस्कोपी ट्यूब इंसर्ट करेंगे उस कंडीशन में, किसी भी ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट वह इंजुरी कर सकता है और इसकी वजह से फेरेंजाइटिस डेवलप करता है। नेक्स्ट आते हैं डाइट से। कुछ ऐसे डाइट होता है जैसे मछली का कांटा वगैरह हो गया, हॉट डाइट है, ये सब के कारण क्या होता है कि डायरेक्ट उससे इंजुरी होती है और इंजुरी के कारण फेरेंजाइटिस डेवलप करता है। नेक्स्ट आते हैं अल्कोहल से। कंसनट्रेटेड अल्कोहल यूज करने के कारण डायरेक्ट जो होता है वो फेरेंजाइटिस प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल से फेरेंजाइटिस खूब होता है। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग रिकरेंट नोजिया एंड वोमिटिंग। बार बार नोजिया वोमिटिंग की वजह से जो सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस यहाँ पर एक्सपोज करता है, जिसके कारण फेरेंजाइटिस का चांसेस बनता है। तो ये सब तो था ऐसे कॉज हो गया है। अब बात आते हैं जो सबसे ज़्यादा जो डेवलप होता है वो होता है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट जो होता है उसका मोस्ट कॉमन, सोर थ्रोट मतलब थ्रोट में क्या हो जाएगी, एक्यूट इन्फ्लामेशन, और किसके वजह से, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिकस ऑर्गेनिज्म, या फिर कभी कभी स्टेफाइलोकोकस से भी वो हो सकता है डिजॉर्डर्स। तो सोर थ्रोट जो होता है मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर्स बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिकस। तो ये दोनों बोल सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिकस, क्योंकि हेमोलाइटिकस में 3 वैरायटी होता है, अल्फा बीटा और गामा हेमोलाइटिकस, तो बीटा हेमोलाइटिकस से ज़्यादा होता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से कॉमनेस्ट होता है। बाकी मिजिल्स के इन्फेक्शन से भी होता है, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से होता है, चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन से भी। तो वायरस में मिजिल्स इज द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसेस फेरेंजाइटिस। इसके बाद आता है कैंडिडा का इन्फेक्शन। कैंडिडा का इन्फेक्शन से चाहे वो ओरल थ्रस है या कुछ भी हो, इसकी वजह से भी फेरेंजाइटिस होता है। तो फेरेंजाइटिस का ये सब जो कारण हम लोग देखें, केमिकल एक्सपोजर, इरिटेंट एक्सपोजर, पोल्यूशन, ये सब इतने एयर का एक्सपोजर, ये सब के कारण बार बार फेरेंजाइटिस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी है ना, कोरोना वायरस भी है, ये भी करता है फेरेंजाइटिस, राइनो वायरस ये भी फेरेंजाइटिस प्रोड्यूस करता है। तो वायरस में मिजिल्स, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस जो है फेरेंजाइटिस प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो आता है कि अगर नोज में बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि फेरेंजाइटिस का चांसेस होता है।
नेक्स्ट आते हैं ओवर स्पीच, ज़्यादा बोलने के कारण, ज़्यादा तेज बोलने के कारण, ज़्यादा ओवर स्पीच करने के कारण भी फेरिंक्स के सेल में इरिटेशन या इन्फ्लामेशन होता है। एक इन्फ्लामेशन के कारण ओवर क्राउडिंग है, ओवर स्पीच भी है, ये सबसे क्या होती है कि इन्फ्लामेशन फेरिंजाइटिस होता है। अब बात आते हैं सिम्टम की, क्या सिम्टम मिलेगा? तो सबसे पहला डिस्फेजिया, जो खाना खाएंगे वो निगलने में दिक्कत होगी। उसके बाद क्या होगी? ओडिनोफेजिया, वो भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा क्या क्या प्रॉब्लम होगी? हॉर्सनेस वॉइस, जो वॉइस हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी, है ना, भारी आवाज़ होगी, थिकनेस वॉइस बोलते हैं उसको। नेक पेन, थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट में इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन इन थ्रोट, है ना। इसके बाद चॉकिंग ऑफ थ्रोट, कभी कभी लगता है कि जैसे गला चौक हो रही है, ऐसा भी कभी कभी डेवलप हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डिस्फेजिया बताएं दिए आपको, डिफिकल्ट स्पीच या स्पीच अब्सेंट हो जाता है। देखिए बहुत लोग की आवाज़ नहीं निकलता है इस केस में, है ना, आवाज़ ही गायब हो जाता है। तो इसमें मेन सिम्टम यही मिलेगा। अगला सिम्टम मिल जाएगी फीवर, है ना। तो अगला साइन में आते हैं। साइन में क्या मिलेगी? नियरेस्ट लिम्फ नोड इनलार्ज, नेक का लिम्फ नोड क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। फेरिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? बार बार उसको ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस निमोनिया, लैरिंजाइटिस डेवलप कर जाएगी या क्रोनिक फेरिंजाइटिस में चेंज कर जाएगा। आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन पे, कैसे पता लगाएंगे फेरिंजाइटिस को? ओरल एग्जामिनेशन से हम लोग देख लेते हैं, नहीं तो फिर लैरिंगोस्कोपी एग्जामिनेशन से देख सकते हैं, या फिर इंडोस्कोपी ट्यूब से भी देख सकते हैं। फेरिंजाइटिस को हम लोग वहाँ से भी पता लगा सकते हैं। टीएलसी कराएंगे तो बढ़ा रहेगा, डीएलसी में न्यूट्रोफिल बाहर रहता है, इससे भी फेरिंजाइटिस को हम लोग पता लगा लेते हैं। तो फेरिंजाइटिस तो ऐसे भी लोग ओरल डायरेक्टली ओरल एग्जामिनेशन से ही डायरेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि ओरोफेरिंक्स को लोग माउथ ओपन करके और बोलते हैं आ का आवाज़ करने के लिए बोलते हैं, तो हमें बहुत सारे एरिया हमें दिखाई दे देता है। तो इससे हम लोग डायरेक्ट लाइट से हम लोग देख सकते हैं फेरिंक्स के इन्फ्लामेशन को, और सिम्टम काफ़ी है। बात आते हैं फिर मैनेजमेंट पे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले वार्म वाटर देते हैं, वार्म वाटर से गर्गलिंग करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से गर्गलिंग करते हैं पेशेंट को। नमक पानी का हम लोग बोलते हैं गर्म पानी करके उसको गलाला करने के लिए, या फिर बोलते हैं उसको यूज करने के लिए गर्म पानी ही पिलाते हैं इसको, और बहुत जल्दी फायदा होता है। फेरिंजाइटिस को बहुत जल्दी आराम मिलता है तो गर्म पानी से मिलता है। जैसे देख रहे थे कि ठंडा पानी से ज़्यादा उसको एक्सपोजर होती है। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को हम लोग वार्म वाटर अप्लाई करवाते हैं। इसके बाद जो एजेंट एक्सपोजर हुई है उस एजेंट के हम लोग एक्सपोजर से बचते हैं। हॉट डाइट वगैरह नहीं देंगे हम लोग पेशेंट को, ऐसा खाना नहीं देंगे। अल्कोहल स्मोकिंग से बचते हैं हम लोग बोलते हैं। अगर एलर्जी वगैरह हो तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात आते हैं हम लोग फिर मेडिसिन पे। अगर एलोपैथी मेडिसिन चलाना चाहते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक चलाते हैं जनरली, और विटामिन सी का टैबलेट चलाते हैं, उसमें देखने जाएंगे। एंटीबायोटिक जो सूटेबल एंटीबायोटिक जो भी पेशेंट को लगे, ऐसे मॉक्स, डॉक्स या फिर स्टारफ्लॉक्सासिन, ये ज़्यादा तीनों में कोई भी अच्छा काम कर सकता है। बात चलते हैं हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन पे। होम्योपैथिक मेडिसिन में ब्राइटाकार्ब है, ब्राउनिया या बेलाडोना है, स्ट्रेप्टोकोक्सिनम, इसको हम लोग जरूर चलाते हैं पेशेंट को कि सोर थ्रोट होने के चांसेस ज़्यादा होती है। रस्टेक्स, एकोनाइट, ये दवा हम लोग जरूर चलाते हैं। डल्कामारा, जिसमें ब्राउनिया बेलाडोना नंबर 1 की दवा है फेरिंजाइटिस के लिए। ब्राइटाकार्ब, ये भी हम लोग चलाते हैं। इस तरह की दवा हम लोग देते हैं मरीज को, और यही था फेरिंजाइटिस। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए